वैष्णवजन को तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णवजन को तेने कहिए। आप सबको प्रणाम। हमारे देश के एक बड़े कवि हुए हैं, गुजराती में लिखते थे। जिस प्रसंग में हम सब आज यहाँ एकत्रित हैं, उस पर उनकी 4 लाइन की एक कविता है कि प्रभु के मन में ये दुविधा थी। उसका भाव मैं बता रहा हूँ कविता में, कि इतनी पवित्र आत्मा को अपने पास वापस कैसे बुलाएं। तो उन्होंने अगली लाइन में लिखा कि अग्नि से पवित्र और क्या होता। इसलिए अग्नि की 3 उंगलियों से उन्होंने इस पवित्र आत्मा को चुनकर उठा लिया। एक दूसरा इसी प्रसंग में नारायण भाई गांधी कथा में कहते हैं, अभी उनकी दिल्ली में फिर से कथा होने वाली है, आप लोग सब उसकी तारीख और समय जानकारी मिल जाएगी। वो कहते हैं कि भक्त को भगवान के पास जाने की जल्दी थी। उस कोने में कमरा है जहां आप लोग प्रार्थना में देरी हो रही थी, बापू कह रहे थे जल्दी करो। वो तेज कदमों से इसी रास्ते से आपके बगल से वहां तक जा रहे थे। उसके बाद नारायण भाई कहते हैं कि भगवान को भी बहुत जल्दी थी भक्त को मिलने की, तो बीच में ही उन्होंने भक्त को उठा लिया। वो जगह भी बीच में है, लेकिन हम जैसे साधारण लोगों के लिए वो क्षण एक अभागी घड़ी थी। और आज उस अभागी घड़ी के एक साक्षी आदरणीय मदान साहब हमारे बीच में हैं। अनायास 1 महीने पहले उनसे किसी एक छोटे से कार्यक्रम में संपर्क हुआ, और जब ये जानकारी मिली तो मुझे लगा कि कुछ प्रमुख गांधीवादी संस्थाओं को, गांधीजनों को उनसे भेंट करने उनके घर जाना चाहिए। जब उनको इस आशय का पत्र लिखा तो उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि घर क्यों आना, हम लोग सब उसी घर में मिलते हैं। तो आज मदान साहब की इच्छा के कारण ही हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ जब हम लोगों को निमंत्रित कर रहे थे, आप देख रहे हैं कि एक कुर्सी अभी खाली है, उम्मीद है कि भरनी चाहिए। तो बातचीत में पता चला कि हम सब के बीच के एक बुजुर्ग साथी हैं, चिंतक हैं, देवदत्त जी। वो भी यहाँ पर शायद 18-19 साल की उम्र के रहे होंगे, उस दिन यहाँ उपस्थित थे। तो उनको भी फिर हम लोगों ने आग्रह किया, और बस ये छोटी सी भूमिका, और मैं सोचता हूँ कि इसके बाद हम लोगों को मदान साहब को ही सुनना चाहिए। धन्यवाद। मेरे कुछ चंद एक संस्मरण ही है, लेकिन उनसे पहले अगर मौके पे चला जाए तो मैं आपको समझा दूं कि गांधी जी किस रास्ते से आए, मैं कहाँ था, मैंने क्या देखा, वो प्रेयर मीटिंग किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती थी। वो अगर पहले से देख लें तो जो कुछ बाकी को कहना है वो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वो स्थान है जहाँ पे बापू जी प्रार्थना सभा में अपना भाषण दिया करते थे। यहाँ पे एक तख्तपोश हुआ करता था, जो कि अभी भी उनके कमरे में आपने देखा होगा। मैं उस पीछे वाले कोने में बैठा था जहाँ पे कि मैं अपनी इक्विपमेंट को देखा करता था। तो 30 जनवरी को मैं अपने इक्विपमेंट को भी देख रहा था एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ये देख रहा था कि बापूजी आ रहे हैं। चूँकि मुझे तैयारी करना होती थी और अपने इक्विपमेंट टेस्ट करके, ताकि जब वो उनकी प्रार्थना में उनके व्याख्यान शुरू हो तो ठीक से रिकॉर्ड हो जाए। उस समय मुझे एक शॉट की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि शायद कोई पटाखा है जो कि पीछे, दीवार के पीछे किसी ने छोड़ा होगा, क्योंकि चंद दिन पहले, करीब 10-11 दिन पहले ऐसा ही एक पटाखा की आवाज़ आई थी, जो कि बाद में पता चला कि एक क्रूड बॉम्ब किसी ने
फेंका था। लेकिन कुछ ही क्षणों में जब दूसरी आवाज़ ऐसी ही शॉट सुनाई दिया, तब मेरे समझ में आया कि ये पटाखा नहीं है, बल्कि किसी ने गांधी जी के ऊपर कुछ हमला हो रहा है। प्रार्थना सभा में रोज़ाना करीब करीब 400 या 500 लोग आके बैठा करते थे, और कुछ लोग जो कि बाद को आते थे वो खड़े हो जाते थे। ये हर दिन का किस्सा है, और कई उनमें से ऐसे थे जो कि रोज़ाना आया करते थे। उस दिन जब मैंने दूसरा पटाखा की आवाज़ सुनी तो ऐसा लगता था कि जो लोग खड़े हुए थे उनमें से रास्ता ढूंढ के वो जिनके हाथ में बंदूक थी, उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ के गांधी जी के सामने पहुंच गए, और करीब करीब 3 या 4 फुट के सामने से एकदम से उसने दूसरा शॉट मारा। और उसके 1 या 2 सेकंड के बाद जब उन्होंने तीसरी दफ़े वो ट्रिगर को खींचा तो मैंने उसको खुद देखा। उन्होंने खाकी कपड़े पहने हुए थे और मीडियम हाइट के थे, और साथ में जब गांधी जी गिर गए तो ऐसे गिरे कि वो उनका जो सिर था वो आभा जी के तरफ था, और पैर जो थे वो मनु गांधी जी की तरफ थे। और कुछ ही देर के बाद एक सज्जन जो कि काफ़ी उम्र के थे, लेकिन डील डॉल काफ़ी उनका अच्छा था, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अकेले ही उनको उठाया और वो ले गए, उनको चलना शुरू कर दिया उनके कमरे की तरफ। और जितने लोग थे सब उनके पीछे पीछे चले। मैंने अपनी इक्विपमेंट को संभालना था और साथ में ऑल इंडिया रेडियो को बताना था कि क्या हुआ। उसमें मुझे भी कुछ चंद एक मिनट लग गए। मैं भी चाहता था कि मैं भी इस भीड़ के पीछे जाके देखूं, लेकिन मुझे चूँकि अपना संभालना था, कुछ वक्त लग गया। जब मैं जाने लगा तो तब तक अंधेरा हो चुका था, लेकिन मुझे एक ख़ास चीज़ जो नज़र में आई वो ये थी कि किसी ने छोटी छोटी लकड़ी की टुकड़ियों से एक दायरा बना के, जहाँ पे कि गांधी जी की हत्या हुई थी, वहाँ पे एक छोटी सी मोमबत्ती जला के रखी हुई थी और वो फ्लिकर कर रही थी। ये आज तक ये नज़ारा मुझे याद है और बार बार याद आता है। उसके बाद मैं चलता चलता वहीं पहुंचा जहाँ पे मजमा था लोगों का, और सब, हालांकि सबको ये एहसास था कि गांधी जी अब नहीं रहे, लेकिन कोई इसको कंफर्म करने वाला उस समय तक नहीं था। ये जिस स्थान पे अब ये स्मृति बनी हुई है, यहीं पे गांधी जी गिरे थे। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि वो गांधी जी हर शाम अपने कमरे से यहाँ से होते हुए उस तख्त पोश तक जाते थे। जिस दिन तो मौसम ठीक रहा करता था तो ये बाहर वाला रास्ता, जहाँ पे अब नई ये पाँव के निशान हैं, इसी रास्ते से आया करते थे। और कभी कभी जब मौसम ख़राब हुआ करता था, बारिश हो या बहुत तेज़ हवा हो, तो ये जो मधाबी है, ये कवर्ड पैसेज है, इसे मधाबी कहा करते थे, इस रास्ते से होते हुए आया करते थे। उस दिन ये बाहर वाले रास्ते से, जहाँ पे ये कदम के निशान हैं, इसी रास्ते से आए थे। और आम तौर पे यही हुआ करता था कि एक वो उनको सपोर्ट चाहिए होती थी, और सपोर्ट देने के लिए मनु गांधी और आबा गांधी आम तौर पे हुआ करती थी। उस दिन भी यही दोनों उनके साथ थी, और उसके अलावा बहुत से लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे, जो कि